हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपसे हिटलर की विदेश नीति के अंतर्गत किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा कर रही हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जर्मनी की सत्ता हथियाने के पश्चात हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया और उसने सबसे पहले अपने विरोधियों का दमन कर दिया और उसके पश्चात जर्मनी की सैन्य शक्ति को मजबूत किया और उसे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किया। उसके पश्चात उसने विदेश की ओर ताकना शुरू किया। उसने सबसे पहले जो कदम उठाया वो था राष्ट्र संघ से अपने आप को अलग कर लेना। हमने पढ़ा था कि वर्साई की संधि की शर्तों से हिटलर और जर्मन जनता को बहुत अधिक चिढ़ थी, क्योंकि वर्साई की संधि ने जर्मनी को बहुत अधिक अपमानित किया था। इसीलिए वर्साई की संधि से उपजे राष्ट्र संघ को भी जर्मन जनता और हिटलर पसंद नहीं करते थे। इसीलिए हिटलर ने सबसे पहले अक्टूबर 1933 में राष्ट्रसंघ द्वारा आयोजित किए गए निशस्त्रीकरण सम्मेलन का त्याग कर दिया और उसके बाद राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी त्याग दी। अब राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग कर वह राष्ट्रसंघ के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं रहा और स्वतंत्र हो गया अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए। इसके बाद राष्ट्रसंघ छोड़ने के अपने निर्णय को उसने जनमत हेतु जनता के समक्ष रखा और जर्मन मतदाताओं ने 95% वोटों से उसका समर्थन किया। इससे उसका हौसला और अधिक बढ़ गया। इसके बाद जो अगला कदम उसने उठाया वो था पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता। 26 जनवरी 1934 को हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए एक अनाक्रमण समझौता किया। इसका उद्देश्य विश्व के समक्ष अपनी शांति प्रियता का परिचय देना था, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह फ्रांस को कमज़ोर करना चाहता था, क्योंकि जो पोलैंड था वो फ्रांस का मित्र था और वह पोलैंड के साथ समझौता करके फ्रांस को अकेला करना चाहता था, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के परंपरागत शत्रु थे। यद्यपि इस 10 वर्षीय समझौते का उसने पालन भी नहीं किया और 1939 में पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व को धकेल दिया। अगला जो महत्वपूर्ण कदम उसने उठाया वो था ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास। ऑस्ट्रिया जर्मनी के निकट का नज़दीकी देश था और एक काफ़ी विशाल देश था, लेकिन हिटलर की कुदृष्टि के कारण उसने ऑस्ट्रिया को हड़पने की कोशिश की। उसने ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉल्फस का कत्ल करवा दिया और उसके बाद ऑस्ट्रिया को हड़पने का पूरी तरह प्रयास किया, लेकिन इस समय इटली के मुसोलिनी ने हिटलर का समर्थन नहीं किया और उसका विरोध किया। हिटलर मुसोलिनी से डर गया और इसी कारण उसने ऑस्ट्रिया को हड़पने का विचार त्याग दिया। इसके पश्चात हिटलर ने सोचा कि अगर मुझे ऑस्ट्रिया को हड़पना है तो इटली के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पड़ेंगे और इसी कारण उसने आगे चलकर मुसोलिनी के साथ संबंध कायम किए। अगला कदम जो उसने उठाया वो था सार पर अधिकार। वर्साई की संधि के अनुसार राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में 1935 में सार में जनमत संग्रह कराया गया और ये पूछा गया कि सार की जनता जर्मनी में मिलना चाहती है या फ्रांस में। जो सार की जनता थी उसने जर्मनी में मिलना तय किया और उसके पश्चात 1 मार्च 1935 को औपचारिक रूप से सार को जर्मनी में मिला दिया गया और यह हिटलर की एक बहुत बड़ी विजय थी। इसके पश्चात हिटलर ने खुले तौर पर शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। उसने अब अनिवार्य सैनिक भर्ती प्रारंभ कर दी, जिसके अंतर्गत सैनिकों को जबरन भर्ती किया जाने लगा और जर्मन जनता को सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति की वृद्धि में जुट गया। चूँकि हिटलर के
विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। इससे हिटलर का हौसला और अधिक बढ़ गया। आगे चलकर उसने इंग्लैंड के साथ एक समझौता किया जो एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता कहलाया। इंग्लैंड की जो सबसे अच्छी सेना थी वो जल सेना थी और उसकी जल सेना का कोई मुकाबला नहीं था। हिटलर चाहता था कि जर्मनी की जल सेना भी अच्छी हो, लेकिन अगर वह अपनी जल सेना के लिए ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा करता तो ब्रिटेन इसे बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए उसने ब्रिटेन की मदद से ही अपनी नौसेना बढ़ाने का निश्चय किया और 18 जून 1935 को जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया जिसमें जर्मनी को ग्रेट ब्रिटेन की जल सेना का 35% के अनुपात में जल सेना रखने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य है कि अगर ब्रिटेन के पास जितनी जल सेना थी उसका 35% तक हिस्सा अब जर्मनी भी अपनी नौसेना में रख सकता था। यह हिटलर की एक कूटनीतिक सफलता थी और इससे जर्मनी और हिटलर दोनों के हौसले बढ़ गए। अगला कदम उसने राइन क्षेत्र का सैन्यकरण करके किया। 2 मई 1936 को उसने राइन प्रदेश पर अधिकार कर लिया और राइन प्रदेश पर अधिकार करने के पश्चात जनता के समक्ष जनमत के लिए प्रस्ताव रखा। 28 मार्च 1936 को जनता ने 88.8% मतों के साथ उसकी नीति का समर्थन किया। इस प्रकार उसने एक एक करके वर्साई की संधि की सभी शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया और साथ ही अपनी इच्छा के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। अब उसने ऑस्ट्रिया को हड़पने के लिए सर्वप्रथम इटली की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1934 में मुसोलिनी के विरोध के कारण ही वो जर्मनी को ऑस्ट्रिया नहीं दिला पाया था। इसी बीच स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, जहां एक और प्रतिक्रियावादी जनरल फ्रैंको था और दूसरी तरफ वहां की लोकतांत्रिक सरकार मुसोलिनी जनरल फ्रैंको का समर्थन कर रहा था। ऐसे में हिटलर को मौका मिला और हिटलर ने भी जनरल फ्रैंको का समर्थन करना शुरू कर दिया। इससे मुसोलिनी और हिटलर एक दूसरे के नज़दीक आए। अब इटली के विदेश मंत्री ने बर्लिन की यात्रा की और अक्टूबर 1936 में इटली और जर्मनी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसमें ये शर्तें थी कि समान हितों से संबंधित सभी मामलों में दोनों के मध्य सहयोग रहेगा। दूसरा, साम्यवाद का विरोध दोनों मिलकर करेंगे और यूरोपीय सभ्यता की सुरक्षा करेंगे। तीसरी शर्त थी डैन्यूब नदी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग करेंगे और चौथा, स्पेन की प्रादेशिक और औपनिवेशिक अखंडता को बनाए रखेंगे। इस समझौते को रोम बर्लिन धुरी कहा गया। इसके पश्चात जापान भी जर्मनी के नज़दीक आया और नवंबर 1936 में जर्मनी ने जापान के साथ एक समझौता किया और विश्व जगत को दिखाने के लिए इसे नाम दिया एंटी कॉमिंटन पैक्ट। इस समझौते को दिखाने के लिए साम्यवाद विरोधी कहा गया, लेकिन वास्तव में यह रूस और पश्चिमी देशों दोनों के विरुद्ध किया गया एक समझौता था। बाद में इस समझौते का हिस्सा इटली भी 6 नवंबर 1937 को बन गया और इस प्रकार कॉमिंटन विरोधी गुट तीनों देशों का मिलकर बना, जिसे इतिहास में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जाना गया। इस समझौते के बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने का प्रयास शुरू कर दिया और 1938 में ऑस्ट्रिया के चांसलर शुशनिग को धमकाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात उसके चांसलर को हटा दिया और राष्ट्रपति निक्सन ने भी त्यागपत्र दे दिया
और उसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और इस प्रकार हिटलर की विजय जो यात्रा है वो आगे बढ़ने लगी। तत्पश्चात हिटलर ने जो अगला कदम उठाया वो था चेकोस्लोवाकिया का अंगभंग। उसने चेकोस्लोवाकिया का विभाजन कर दिया और सुडेटन प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसका विरोध चेकोस्लोवाकिया ने कहा। फ्रांस ने बार बार ब्रिटेन को चेताया कि हिटलर के मंसूबे ठीक नहीं हैं, पर ब्रिटेन ने साम्यवाद विरोधी लवादा ओढ़े हिटलर का विरोध नहीं किया और तुष्टीकरण की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप चेकोस्लोवाकिया की मांग पर एक समझौता आयोजित किया गया जिसे म्यूनिख समझौता कहा गया। म्यूनिख समझौता एक तरह से तुष्टीकरण की नीति का चरम था जो ब्रिटेन ने अपना रखी थी। इस समझौते के द्वारा सुडेटन प्रदेश पूरी तरह से जर्मनी को दे दिया गया और चेकोस्लोवाकिया के पास आधा हिस्सा ही रह गया। इस समझौते से यह तय हो गया कि पश्चिमी जगत ने हिटलर के सामने घुटने टेक दिए। अब हिटलर की मांग और अधिक बढ़ने लगी और उसने अगला कदम पूरे चेकोस्लोवाकिया की ओर बढ़ाया। सुडेटन प्रदेश वो पहले ही छीन चुका था, अब उसने बचे कुचे चेकोस्लोवाकिया का भी अंत कर दिया और 15 मार्च 1939 को जर्मन सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया और संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इससे इंग्लैंड और फ्रांस को निश्चित हो गया कि हिटलर के मंसूबे ठीक नहीं हैं। हिटलर ने अगला शिकार मेमल क्षेत्र को बनाया और 21 मार्च 1939 को उसने मेमल पर अधिकार करने के प्रयास शुरू कर दिए। 23 मार्च 1939 को हिटलर ने मेमल पर प्रवेश किया और मेमल पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने एक और नीति अपनाई और वो थी सोवियत संघ के साथ गुप्त संधि की नीति। एक तरफ तो वो ब्रिटेन और फ्रांस को साम्यवाद विरोध करने का झांसा दे रहा था, वहीं दूसरी ओर 31 मार्च 1939 को उसने ब्रिटेन और फ्रांस के विरोध रूस से मिलना जुलना शुरू कर दिया। यह जो संधि वार्ता चल रही थी वो गोपनीय थी और इसी के अनुसार 23 अगस्त 1939 को हिटलर ने सोवियत रूस के साथ एक अनाक्रमण संधि की जिसमें यह तय किया गया कि जर्मनी और रूस एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। आगे जो अगला कदम हिटलर ने उठाया वो था 1939 में पोलैंड के ऊपर अनाक्रमण समझौते के विरोध में उस पर आक्रमण करना। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जर्मनी ने पोलैंड के साथ एक अनाक्रमण समझौता किया था जिसका उद्देश्य अपने आप को शांति प्रिय दिखाना था, परंतु इस समझौते का विरोध करते हुए हिटलर ने अब 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण विश्व को एक विश्व युद्ध के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया और वो विश्व युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। अब अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध, जो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को किए गए आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। थैंक यू।